सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है, लगातार हमारी ये सीरीज चल रही है और इसके अंदर जो है आज हम 25 नंबर क्लास पर जो है पहुंच चुके हैं। इससे पहले जो है मैं क्लास 24 तक कंप्लीट करवा चुका हूं। आई होप आप सीक्वेंस वाइज देख चुके होंगे। 12 क्लासेज जो है मैं इसके अंदर किसकी करवा चुका हूँ, 12 क्लासेज मैं जो है इसके अंदर हिस्ट्री की करवा चुका हूँ। 12 क्लास जो है इसके अंदर मैं किसकी करवा चुका हूँ, पॉलिटी की करवा चुका हूँ। और अभी जो हमारी 12 क्लास चलेंगी ना, POLITY आएगा ना, तो 12 क्लास जो है अब हमारी चलेंगी, वो कौन सी चलेंगी, ज्योग्राफी की जो है हमारी यहाँ पर 12 क्लास जो है चलने वाली है। यानी कि 12 क्लास का मतलब है कितने हमारे जो है यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएंगे, तो मान के चलिएगा 180 हो चुके हैं। यानी कि 550 के आसपास जो है हमारे क्वेश्चन अभी होने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आई होप आप सीक्वेंस वाइज देख रहे होंगे। और अगर सिर्फ ये तो 15 क्वेश्चन मैंने काउंट किए, अगर इनका जो है एक एक पॉइंट जो मैं समझाता हूं ना, लिख के देता हूं, अगर उनको काउंट करोगे तो काफी नंबर ऑफ संख्या आपकी हो जाएगी। हमारा टारगेट है 15 मार्क्स को अचीव करना मेरे भाई। ठीक है, इंडिया जीके के जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके HSSC के अंदर, तो वो सारे क्वेश्चन जो है हम यहाँ से पक्के कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बस मेरे लिए आप इतना सा कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर जो है बता देना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा मंडल सूर्य से आने वाली पैरा बैंगनी किरणें यानी कि जो यूवी रेज होती हैं उनको सोख लेता है भाई। ऐसा कौन सा मंडल है, तो आप सभी जानते हैं। सबसे पहले जो है आप याद रखना, पृथ्वी की कितनी लेयर होती हैं, पृथ्वी की 5 लेयर्स होती हैं मेरे भाई। ठीक है, 5 लेयर होती हैं। ठीक है, पृथ्वी की कितनी लेयर होती है, तो पृथ्वी की 5 लेयर होती है। कौन कौन सी होती है भाई, सबसे पहली होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, हम जो रहते हैं ना, हम जहां रहते हैं वो क्षोभ मंडल के अंदर ही रहते हैं। क्षोभ मंडल के अंतर्गत का मतलब क्या है, जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं होती है ना, जैसे कि वर्षा हो गई, कोहरा हो गया, ओले गिर गए होंगे, ये सारी जो है घटना कहां पर आती है, ये सारी घटना जो है क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती है मेरे भाई। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है समताप मंडल। समताप मंडल, ठीक है, ये जो ओजोन मंडल, अच्छा चलिए यहाँ पे, चलिए आंसर जो है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, ये जो ओजोन मंडल होता है ना, ये किसका जो है हिस्सा होता है, ये समताप मंडल का ही हिस्सा होता है, याद रखना। ठीक है, ये किसका हिस्सा होता है, ये समताप मंडल का हिस्सा होता है। और जो है समताप मंडल जो है ओजोन गैस की परतें होती है ना, उसको पैराबैंगनी किरणों को जो है सोखती है। यही जो है क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। डोंट वरी, जो मैं बोल रहा हूं ना सारी चीजें नीचे लिखी गई है, ये भी आपको बताने वाला हूं। मेन मकसद ये है, आपको जितनी बार मैं यहां पर रिविजन करवा सकूं उतना ही मेरे लिए भी अच्छा है और उतना ही आपके लिए भी अच्छा है मेरे भाई। ठीक है, चलिए मध्य मंडल, अच्छा 2 हो गए ना। तीसरा जो है मंडल कौन सा होता है, तीसरा मध्य मंडल होता है मेरे भाई। ठीक है, मध्य मंडल होता है। चौथा कौन सा हो जाएगा, चौथा जो है बहाय मंडल हो जाएगा। ठीक है, बहाय मंडल हो जाएगा। और पांचवा अंतिम कौन सा हो जाएगा, बहिर्मंडल हो जाएगा। ठीक है, बहिर्मंडल हो जाएगा। तो ये 5 मंडल होते हैं, ये चीज आप याद रखेंगे। पृथ्वी की जो लेयर होती है वो 5 लेयर होती है मेरे भाई। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा दिखा देता हूं। आइए, ओजोन मंडल का जो हमने देखा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओजोन हो जाएगा। ओजोन मंडल, यह परत मुख्य रूप से समताप मंडल का ही हिस्सा है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। कार्य की बात करें तो ये ओजोन मंडल क्या काम करती है, ओजोन गैस के अणु O3, ओजोन जो गैस होती है ना, ओजोन जो गैस होती है उसका अगर आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, O3 होते हैं। यहां पे लिख देता हूं ओजोन मेरे भाई। ठीक है, ओजोन। ठीक है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा। अगर आपसे ऑक्सीजन का पूछे भाई, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, OXYGEN, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र आप क्या बताएंगे, O2 बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, ओजोन गैस के अणु सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, याद रखना, ओजोन गैस के जो अणु होते हैं ना, वो सूर्य से जो पैराबैंगनी जो हानिकारक किरणें होती है वो आती हैं, उनको सोख लेते हैं। ठीक है, महत्व क्या है, यदि यह परत इन किरणों को न सोखे, मतलब कहने का मतलब है जो ओजोन गैस होती है, अगर मान लीजिए वो ना होती और जो पैराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारी पृथ्वी तक आती, तो क्या परिणाम होता, तो ये किरणें पृथ्वी पर पहुंचकर त्वचा कैंसर कर सकती थी, हमको हमारी आंखों की बीमारियों और पौधों को जो है भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। ये इसका जो है रिजल्ट निकल सकता था अगर ओजोन मंडल या फिर ओजोन गैस ना होती मेरे भाई। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में।
अब यहाँ पे सारे मंडल मैंने लिख दिए हैं, बस इनको पढ़ना आपका काम है मेरे भाई, ठीक है। मेरा काम था लिख कर देना, हर चीज आपको एक ही जगह लिख कर देना, सारी चीज यहाँ पे लिख दी गई है। एक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ पर बना के दिए हैं। कोई भी अगर ये बच्चा सोच रहा है ना कि मैं शॉर्ट्स नोट्स बनाऊं या फिर बना लूं क्या अभी, तो आपको बिल्कुल भी शॉर्ट्स नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जितनी मेहनत करनी है मैं करूंगा यहाँ पर, ठीक है। जितना भी लिख कर देना है वो टाइम वेस्टिंग वाला काम है ना, वो मैं करके दूंगा। आपको बस क्या करना है, आपको सिर्फ इनको मल्टीपल्स टाइम जो है रिवीजन करना है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज मैंने लिख दी है। क्षोभ मंडल ये कितनी इसकी जो रेंज होती है कितनी है, 0 से 18 किलोमीटर तक जो है इसकी रेंज होती है। यह सबसे निचली परत और महत्वपूर्ण परत है। हम जो रहते हैं ना वो क्षोभ मंडल के अंदर ही रहते हैं। औसत ऊंचाई आपसे पूछे तो 12 किलोमीटर होगी। मौसम की सभी घटनाएं इसके अंदर होती है, जैसे वर्षा होती है, कोहरा होता है, ओलावृष्टि इसी के अंदर होती है। दूसरा समताप मंडल होता है, ये जो है 18 से 50 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। यह 50 किलोमीटर तक फैला होता है। यहाँ बादल नहीं होते हैं, इसीलिए यह हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श है, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाता है भाई वनडे एग्जाम्स के अंदर, बताइए जो हवाई जहाज होता है वो पृथ्वी की किस लेयर पर जो है अपनी उड़ान भरता है, तो डायरेक्ट आप बताएंगे समताप मंडल के अंतर्गत जो है हवाई जहाज अपनी उड़ानें भरते हैं, ठीक है। इसी में ओजोन गैस की परत होती है जो पैराबैंगनी किरणों को जो है सोख लेती है, या फिर कह सकते हैं पैराबैंगनी किरणों से जो है हमारी रक्षा करती है। तीसरा मंडल है मध्यम मंडल, ठीक है। मध्यम मंडल क्या कहता है, तो 1 सेकंड, मध्य मंडल जो है इसकी रेंज होती है 50 से 85 किलोमीटर मेरे भाई, ठीक है। तो यह 85 किलोमीटर तक फैली है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड इसी परत में जो है जलकर समाप्त हो जाते हैं। ऊपर से जो उल्का पिंड कभी कभी आते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं जो है, देखो वो तारा टूटता हुआ दिख रहा है, तो वो जो तारा जो टूटता है ना, एक्चुअल में वो क्या होता है, वो उल्का पिंड होता है मेरे भाई, ठीक है। और वो कहां तक आता है, तो वो जो है मध्यम मंडल तक आता है और यहीं तक जो है जलकर समाप्त हो जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद आता है बहाई मंडल। तो बहाई मंडल की रेंज 85 से 400 किलोमीटर होती है। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है मेरे भाई, ठीक है। रेडियो संचार के लिए इसका उपयोग होता है। रेडियो तरंगे यहां से परावर्तित होती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की बात करें तो सबसे लास्ट या फिर कहें अंतिम परत यही होती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी और पतली परत यही है। यहां हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें जो है अंतरिक्ष में तैरती रहती है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप भी कह रहे होंगे कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। देखिए हर क्वेश्चन हर जो लाइन यहाँ पे लिखी गई है ना, आज तक यहाँ से हर लाइन से कभी ना कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहीं से जो है आगे इन फ्यूचर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहने को ये एक क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन से मैंने यकीन मानिएगा 5 से 8 क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्लियर कर दिए मेरे भाई। बस आपके एंड से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर आपके एंड से भी कोई समस्या है ना, स्टडी से रिलेटेड हो या फिर कोई भी रिलेटेड हो, आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ईमानदारी से कहता हूँ आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, अगर मेरे एंड से अगर वो प्रॉब्लम सोल्व होने वाली होगी तो मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, वायुमंडल की कौन सी परत पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अभी हमने देखा है पैराबैंगनी किरणों को जो है ओजोन गैस होती है वो जो है पृथ्वी पर आने को रोकती है, और जो ओजोन गैस होती है वो किसका हिस्सा है, वो समताप मंडल का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 का जो है राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सारा कुछ पढ़ना है आपको। अगर आपको ये लग रहा है ना कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो मेन पार्ट था वो ऊपर आपको देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए ये चीज जो है दोबारा पढ़नी पड़ेगी। क्यों पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पहले ही बता देता हूं, बार बार बता चुका हूं, एक बार याद करने से याद नहीं होगा मेरे भाई। ये जो 5 पढ़ते हैं ना, कहने के लिए 5 पढ़ती हैं, लेकिन जैसे एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन आता है ना, याद नहीं रहती मेरे भाई, मेरे को भी पता है ये बात, ठीक है। तो थोड़ा सा बोल रहा हूं, आप ही के लिए बोल रहा हूं, थोड़ा सा माना करो चीजों को, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद रख लेना। क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, ठीक है, बहाई मंडल हो गया और बहिर्मंडल हो गया मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी जानते हुए लाल ग्रह के रूप में जो है मंगल ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। मंगल ग्रह को इसकी सतह के रंग के कारण जो है इसको लाल ग्रह बोला जाता है। अगर कारण की बात करूं तो इसके अंतर्गत जो है क्या ज्यादा पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है इसके अंतर्गत जो है बहुत ज्यादा होती है, जो इसको जो है लालिमा प्रदान करती है, ठीक है, लालिमा, ठीक है, जो इसको जो है लालिमा प्रदान करती है मेरे भाई, ठीक है। स्थिति की बात करूं तो सूर्य से दूरी के क्रम की बात करूं तो ये कौन सा ग्रह हो जाएगा, चौथा ग्रह हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है।
ये कौन सा ग्रह हो जाएगा, चौथा ग्रह हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और मंगल के 2 उपग्रह भी है भाई, ये याद रखना, मंगल के 2 उपग्रह हो जाएंगे, ठीक है। तो मंगल के 2 उपग्रह कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो फेबोस हो जाएगा और एक डिमोस हो जाएगा, एक तो फेबोस हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा डिमोस हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में, आई होप यहां तक सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। बाकी सारी चीजें लिखी भी गई है, यहां से आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो इस पीडीएफ के अंतर्गत नहीं लिखा गया है मेरे भाई, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कम टाइम में आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं दे पाऊं, या फिर आप कम टाइम में मैक्सिमम जानकारी अपने आप को पहुंचा पाओ, अपने दिमाग तक सिग्नल दे पाऊं मेरे भाई, ठीक है। मंगल ग्रह की बात हमने देख ली, इसको लाल ग्रह क्यों बोला जाता है। अब यहां पे शुक्र ग्रह भी लिखा हुआ है, ठीक है। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी की इसको जो है भाई जुड़वा बहन कहा जाता है। यहां पे बृहस्पति लिखा हुआ है तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया है, उसके बाद बुध लिखा गया है, तो ये भाई सूर्य के सबसे निकट और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह मेरे भाई, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। अभी ऊपर देख के आए, मंगल ग्रह जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी बुध के बारे में बता चुका हूं भाई, ठीक है। और बृहस्पति के बारे में बता चुका हूं। शनि के बारे में आप याद रखना, शनि जो है भाई सुंदर छल्लों के लिए जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है। वर्तमान में जो उपग्रह की संख्या है ना वो शनि की सबसे ज्यादा है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। पहले कुछ टाइम पहले किसकी होती थी, बृहस्पति की होती थी, लेकिन वर्तमान में शनि की है मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखना। और तो कुछ है नहीं, यहां से पढ़ लेना भाई, ठीक है। लाल रंग का आभास हम देख चुके हैं भाई, इसके अंदर जो है आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। आयरन ऑक्साइड यहां पे लिखा गया है, इसको पढ़ लेना। विशेषता की बात करूं तो मंगल पृथ्वी के बाद वह ग्रह है जहां जीवन की संभावनाओं की सबसे अधिक खोज की जा रही है। इसके 2 चंद्रमा है, यानी कि उपग्रह है। मैं अभी बता चुका हूं, फेबोस और डिमोस मेरे भाई, फेबोस और डिमोस, ठीक है, और डिमोस, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है किस तारीख को जो है सबसे कम दूरी होती है, यानी कि कम दूरी का मतलब है जब ये एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 जनवरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। और जब पृथ्वी सूर्य मतलब जब ये पृथ्वी होती है ना, हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य के चारों ओर जो है एलिप्टिकल यानी कि दीर्घवृत्ताकार इसको बोलते हैं, कक्षा में घूमती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आती है ना, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा, एक तो उपसौर होता है, एक तो क्या बोलते हैं, उपसौर और अपसौर होता है ना, ठीक है, हाँ, उपसौर अपसौर, ओके, उपसौर और एक होता है मेरे भाई अपसौर मेरे भाई, ठीक है। ये दोनों घटनाएं पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, उपसौर कब होता है, उपसौर तब होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट। इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को मेरे भाई उपसौर बोला जाता है। अब अपसौर किसको बोला जाता है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर होती है, अधिक दूर होती है, तो इस घटना को क्या बोला जाता है, इस घटना को जो है अपसौर बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहां से थोड़ा सा देख लेना आप। उपसौर की घटना की बात करूं तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो इस स्थिति को जो है उपसौर कहा जाता है। डेट याद रखना, ये डेट पूछी जाती है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, या तो आपसे ये पूछ लेगा जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है, या फिर डायरेक्ट आपसे जो है ये पूछेगा भाई उपसौर की स्थिति में जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आती है तो किस तारीख को ये सबसे घटना नजदीक आती है, तो 3 जनवरी के आसपास होती है मेरे भाई, ठीक है। तारीख याद रखना, ठीक है। जनवरी को सबसे पास आती है और सबसे दूर कहां पर होती है, जुलाई के महीने में सबसे ये दूर होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिखा होगा दूरी की बात करूं तो पृथ्वी और सूर्य के बीच लगभग 14.7 करोड़ जो है किलोमीटर दूरी है मेरे भाई, ठीक है। ये देखो 4 जुलाई यहां पे मिल गया ना। देखो विशेष तथ्य में क्या लिखा गया, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी होती है लगभग 4 जुलाई को, ठीक है। ये बस सेम ही है, यहां पे क्या लिखा गया, 3 जनवरी और 4 जुलाई, ठीक है। 6 महीने का अंतर है और एक डेट का फर्क है, एक डेट आगे आपको बढ़ानी है, ठीक है। यहां पे जनवरी है,
जनवरी पहला महीना है और जुलाई है, जुलाई जो है छठा महीना है मेरे भाई, माफ़ कीजिएगा सातवां महीना है, ठीक है, ये पहला महीना है। बस यहाँ पे 3 तारीख है, यहाँ पे 4 तारीख है, एक दिन बढ़ा देना। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को उपसौर बोलते हैं, ठीक है, उपसौर बोलते हैं। उपसौर क्यों बोलते हैं? क्योंकि पृथ्वी सबसे निकट होती है सूर्य के, पृथ्वी निकट सूर्य के। और इसको क्या बोलते हैं? इसको अपसौर बोलते हैं, ठीक है, अपसौर बोलते हैं, इसको अपसौर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पृथ्वी से अधिकतम दूर, मतलब सूर्य से अधिकतम दूर, माफ कीजिए, अधिकतम दूर पृथ्वी, यहां पे लिखो ना सूर्य से, यहां तक आई बात समझ में? आई होप ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है लगभग 4 जुलाई को, तो अपसौर कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। सूर्य के निकट होने के बावजूद उत्तरी गोलार्ध में जनवरी में ठंड पड़ती है, क्योंकि इस समय पृथ्वी का झुकाव जो है सूर्य से दूर होता है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चले, और जो है और चीज़ें भी यहाँ पे लिखी गई है, इनके बारे में भी अब देख लेते हैं। 22 दिसंबर यहाँ पे लिखा गया है। 22 दिसंबर को क्या होता है? इसको जो है शीत अयनांत बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है, शीत अयनांत। अब इसको हिंदी, अब कुछ बच्चों को शीत अयनांत का मतलब क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं? विंटर सोलेस्टिक बोलते हैं, ठीक है, विंटर सोलेस्टिक। ये स्पेलिंग देख लेना भाई, गलत हो सकती है, ठीक है। विंटर सोलेस्टिक इसको बोला जाता है। इसका क्या मतलब है? दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है मेरे भाई, ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को, सबसे बड़ा दिन। यहां तक आई बात समझ में? 21 जून यहां पे लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका ग्रीष्म अयानांत है, ठीक है। जैसे ऊपर देखा ना शीत अयनांत, ऐसे ही ग्रीष्म अयानांत भी होता है, ठीक है, ग्रीष्म अयनांत। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको सोलर क्या बोलते हैं? सोलर सोलेस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं यार? सोलेस्टिक, ठीक है, सोलर सेलेस्टिक इसको बोलते हैं, ग्रीष्म अयनांत को, ठीक है। ये कब होता है? 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन, ठीक है, उत्तरी, ये याद रखना, ठीक है ना, पूछा जाता है ये उत्तरी गोलार्ध में। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। अब मैं इतना डिटेल से क्यों बता रहा हूँ सबसे बड़ा दिन, इसका भी मैं दूर कर देता हूँ। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा यार इतने डिटेल से क्यों बता रहे हो, 15 नंबर ही तो आने हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है वर्तमान के समय में, अगर आप सरकारी नौकरी को सीरियसली ले रहे हैं, ठीक है। एक एक नंबर छोड़ो, पॉइंटों से भी बच्चे जो है बाहर हो जाते हैं मेरे भाई, और उस समय उनको जो तकलीफ होती है ना, वो बहुत ही पेनफुल तकलीफ होती है मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ये जो डिटेल से करवाने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ HSSC को पकड़ कर चल रहा हूँ। मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, आई नो वेरी वेल कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं मुझसे, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी को नहीं पता होगा, सिर्फ आप HSSC के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। अकेला HSSC के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा। बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे कि SSC GD का एग्जाम होता है, ठीक है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम होता है, ठीक है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम होता है, यूपी पुलिस का एग्जाम होता है, ठीक है, यूपी पुलिस का एग्जाम होता है। राजस्थान में तो शायद उनका CET लागू होता है, लेकिन ये जो यूपी पुलिस का एग्जाम होता है ना मेरे भाई, इनका एक PET एग्जाम होता है, PET एग्जाम होता है मेरे भाई, ठीक है, PET एग्जाम होता है। अपने यहाँ तो जैसे CET एग्जाम होता है ना, CET का एग्जाम दिया होगा तभी जो है आप हरियाणा पुलिस का एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन यूपी पुलिस में ऐसा कुछ नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। यूपी पुलिस का जो फॉर्म है ना, कोई भी भर सकता है मेरे भाई, ठीक है। बाकी अभी रिसेंटली चेंज हो गया हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कुछ टाइम पहले तक सभी बच्चे जो है इसके अंदर फॉर्म भर सकते थे। कहने का ये मतलब है, मानता हूं कि 15 मार्क्स की ही हमारे जीके आती है, ठीक है, इंडिया जीके आती है HSSC के अंदर, लेकिन मैं यहां पर तैयारी ऐसी कर रहा हूं, कोई बच्चा ऐसा जरूर होगा जो SSC GD की भी तैयारी कर रहा होगा, या फिर दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहा होगा, यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहा होगा। अभी फिलहाल में यूपी पुलिस का SI का एग्जाम हुआ है, ठीक है, और भी किसी की तैयारी कर रहा होगा। तो हमारे हरियाणा के अंदर ही जो है सिर्फ 15 मार्क्स की आती है। अगर आप SSC GD के उठाओगे तो यहाँ पे 25 मार्क्स की इंडिया जीके आती है। दिल्ली पुलिस में तो सबसे ज्यादा 50 मार्क्स की आती है भाई, जो है इंडिया जीके मेरे भाई, ठीक है। यूपी पुलिस के अंदर भी बहुत अच्छी खासी नंबर की जो है इंडिया जीके आती है। उस अकॉर्डिंग मैं ये बता रहा हूँ डिटेल से, ठीक है, ताकि ये जो इंडिया जीके यहाँ से आप कवर करो ना मेरे साथ, तो हर एग्जाम आपका मेरे भाई यहाँ से कवर हो जाना चाहिए, चाहे आप इवन DSSB की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो मेरे भाई, ठीक है। यही मेरा मुद्दा है कि मैं सिर्फ एक चीज़ पर यहाँ पर फोकस नहीं करवा रहा आपको, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई मैं सिर्फ लड़कों की बात नहीं कर रहा, लड़के तो फिर भी चलो अदर स्टेट में फॉर्म भर के चले जाते हैं कैसे ना कैसे, लड़कियों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी मैं लड़कियों को यही बोलना चाहूँगा कि देखिए
एक जो है सिरे को पकड़कर मत चलिएगा, ठीक है, क्योंकि वर्तमान में जो है संभावनाएं बहुत कम रह गई हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर आप एचएसएससी को ही पकड़कर चलोगे ना और बाद में जो विफलता अगर आपको सक्सेस ना मिली तो वो बहुत पेनफुल हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, थोड़ी सी तकलीफ झेलनी पड़ेगी, आपके पेरेंट्स को भी तकलीफ झेलनी पड़ेगी, लेकिन मेरे को लगता है अगर आपका इन फ्यूचर जो है फ्यूचर अगर आपका सिक्योर हो रहा हो तो थोड़ी सी तकलीफ आप ले सकते हो। एक दिन आपके पेरेंट्स को टाइम निकालना पड़ेगा, वैसे भी संडे वाले दिन एग्जाम होते हैं, एक दिन आपको लेके जा सकते हैं खुद का पर्सनल व्हीकल करके मेरे भाई, ठीक है। तो लड़कों के लिए तो आसान है, कोई नहीं, वो फॉर्म भर देते हैं, लेकिन लड़कियों को या फिर मेरी बहनों को मैं बोलना चाहूँगा अगर आपकी एज है तो आप डेफिनेटली अदर स्टेट के फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हमारे हरियाणा के फॉर्म भरते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये छोटा सा आपको जो है बताना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला गया उपसौर की स्थिति बनती है। तो अभी हम बात करके आए हैं उपसौर की स्थिति जो है कब बनती है, 3 जनवरी को बनती है भाई मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये थोड़ा सा भाई गलत लिखा है, ठीक है ना, 3 जनवरी को होती है, ये याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पढ़ लेना भाई डिटेल से, ठीक है ना, सारा कुछ दिया गया है यहाँ पे। ये देखो 21 मार्च की भी यहाँ पे लिखी गई है, हर चीज लिखी गई है जो आपके एग्जाम में आने लायक संभावित है मेरे भाई, ठीक है। और यकीन मानिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस होगा ना सरकारी नौकरी का, तो अगर आपने पहले भी एग्जाम दिया होगा कहीं पे, तो ये सारी चीजें पूछी गई है मेरे भाई किसी ना किसी वनडे एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा बताइए किस तारीख को जो है पृथ्वी पर जो है दिन और रात बराबर होते हैं, तो आप बताएंगे 21 मार्च को होता है मेरे भाई। बताइए, सब कुछ आपको करके दे रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, बस आप शेयर नहीं करते हैं ना लाइक करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत क्या बोला गया, इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह जो है वो हो जाएगा हमारा पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, सबसे अधिक घनत्व हमारे सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का औसत घनत्व सबसे अधिक है। औसत घनत्व की बात करूं तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, लगभग 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। कारण क्या है, पृथ्वी एक पार्थिव या चट्टानी ग्रह है, इसका आंतरिक भाग भारी धातुओं जैसे लोहा और निकल से बना हुआ है, जिसके कारण इसका घनत्व गैसीय ग्रहों की तुलना में बहुत अधिक है मेरे भाई, ठीक है। हमारी जो सौर मंडल है आप सभी जानते हैं कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में से जो सबसे ज्यादा भारी ग्रह है ना, घनत्व वाला है, वो कौन सा है, हमारा पृथ्वी ग्रह। अब उसका भारी होने का क्या रीजन है, उसके भारी होने का रीजन ये है भाई, ये जो ग्रह है ना इसके अंदर जो है लोहा और निकल जैसी जो भारी भारी धातु होती है ना, उनसे जो है ये ग्रह बना हुआ है। बाकी जो ग्रह होते हैं वो कोई सी गैसों से जो है बने होते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये रीजन है सबसे भारी घनत्व होना पृथ्वी का मेरे भाई, ठीक है। यहां से बुध के बारे में भी लिखा है, ये देखो बुध के बारे में ये लिखा गया, यह दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है, ठीक है। पहला सबको याद रहता है, लेकिन आप दूसरा भी याद रखना, पृथ्वी के बाद सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे बृहस्पति के बारे में लिखा है, यहाँ पे शनि के बारे में लिखा गया मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोला है टाइटन डैश का चंद्रमा है। तो टाइटन किसका चंद्रमा हो जाएगा, टाइटन जो है शनि का चंद्रमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। टाइटन की बात करें तो यह शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह यानी कि चंद्रमा है। आकार की बात करूं तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा जो है ये चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। यहां से क्या लिखा गया है, वायुमंडल। टाइटन सौर मंडल का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसका अपना घना वायुमंडल है, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस जो है पाई जाती है। शनि के अन्य ग्रह की बात करूं तो शनि के पास सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह है, ठीक है। हाँ ठीक है ना, पहले ये क्या होता था, पहले ये बृहस्पति के पास होता था मेरे भाई, ठीक है। बृहस्पति के पास ये उपाधि होती थी जिसके पास जो है सबसे ज्यादा उपग्रह होते थे, लेकिन वर्तमान में कुछ समय पहले जो है ये स्थिति चेंज हो गई है, अब शनि के पास जो है सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और यहां पे एक और चीज याद रखना, बृहस्पति के बारे में एक और चीज आप क्या याद रखेंगे, इसका जो सबसे बड़ा चंद्रमा है, अभी हम बात कर रहे थे ना सबसे बड़ा चंद्रमा, यहां पे ये देखो लिखा गया है। आकार की बात करूं तो यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो पहला किसका हो जाएगा, बृहस्पति के गैनीमेड के बाद। तो ये याद रखना, बृहस्पति जो है इसका सबसे बड़ा चंद्रमा है, सबसे बड़ा चंद्रमा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, गैनीमेड हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा कैसे लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, गैनीमेड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे ना, कैसे, गैनीमेड, गैनीमेड हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये चीज भी जो है आप याद रखेंगे। मंगल के बारे में बता चुका हूं, इसके दो इसके जो है चंद्रमा है, फेबोस और डिमोस, ठीक है, फेबोस और
डीमोस हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यूरेनस की बात करूँ तो इसके मुख्य उपग्रहों में कौन कौन आता है, टाइटेनिया आता है और ओब्रेओन आता है, ठीक है, टाइटेनियम आता है, ये आप याद रखना, ठीक है, छोड़ दो इसको, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, 9 के अंदर बोला गया भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है। तो किस देश के मध्य से जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, मेरी ड्रॉइंग अच्छी नहीं है भाई, थोड़ा सा आप लगा लेना हिसाब, ठीक है। ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। अच्छा, अपने आप बन गया क्या, चलिए ये तो और अच्छा हो गया भाई, ठीक है। आप सभी जानते हैं भूमध्य रेखा कौन सी होती है, भूमध्य रेखा है ना, हाँ भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बीचों बीच से गुजरती है मेरे भाई, ठीक है। भूमध्य रेखा बीचों बीच से गुजरती है, भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं भाई, ठीक है, इक्वेटर रेखा बोलते हैं, इक्वेटर लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है। ब्राजील इस साइड आएगा, यानी कि ऊपर जो है नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, और नीचे क्या है, साउथ अमेरिका है, ठीक है, नीचे साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका। ब्राजील यहाँ पे कुछ एरिया है, ये जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो ब्राजील के अंदर से जाती है, सोमालिया के अंदर से भी जाती है, भारत के अंदर से, केन्या के अंदर, केन्या कहाँ पर है, ये दक्षिण अफ्रीका के देश है मेरे भाई, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का देश है मेरे भाई, ठीक है, ये याद रखना, दक्षिण अफ्रीका का देश है। तो भारत जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है यहां पर स्थिति है, भारत जो है यहां पर स्थिति है। ऊपर से कौन सी रेखा जाती है, करक रेखा जाती है मेरे भाई, ठीक है, ये हो जाएगी करक रेखा। करक रेखा कैसे लिखेंगे, करक रेखा लिखेंगे। नीचे से कौन सी जाती है, नीचे से जो है मकर रेखा जाती है मेरे भाई, ठीक है, मकर रेखा जाती है। तो ये चीज आप याद रखना, भारत ऐसा देश है जिसके मध्य से जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। यहां पे देखो लिखा गया है, भूमध्य रेखा की बात करें तो यह 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। भारत की स्थिति की बात करूं तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होती है, जिसका अर्थ है कि भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण से भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण से गुजरती है, भारत के मध्य से नहीं, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, भारत से गुजरने वाली रेखा भारत के मध्य से करक रेखा गुजरती है, ठीक है। तो याद रखना, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जो देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। समझ आया यहां तक सारी चीजें, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये जो करक रेखा है ना, ये करक रेखा ये भारत के मध्य से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सी रेखा 0 डिग्री भारत के मध्य से गुजरती है, ये तो यहां से जा रही है, भारत अपना यहां पर है, कैसे कैसे इसका जो है लोकेशन देख लेना, ये भारत ऐसे बन गया। तो ये जो भूमध्य रेखा है ना, ये भारत के बिल्कुल दक्षिण से होकर गुजरती है, तो ये चीज आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक आई होप सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, और इनको प्लीज पढ़ लेना भाई, ठीक है। गुजरने वाले देश, तो ये देखो मैंने सारी चीज आपके लिए लिखी है, डायरेक्ट यकीन मानो पूछा जाता है भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है, तो भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है। अब आप कहेंगे 13 देश याद रखने जरूरी है, बिल्कुल याद रखने जरूरी है, इनफ, मतलब मैं कह नहीं सकता कितनी बार मैंने ये क्वेश्चन देख लिया। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, और पता है क्या कहेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन से देश से जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। अब वो पता होने के लिए आपको 13 देश के नाम पता होने चाहिए, इसीलिए मैंने सारे देश यहां पे लिख दिए। ये देखो भूमध्य रेखा पर स्थित देशों की सूची। दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं जो भूमध्य रेखा के पास से गुजरते हैं, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के ये। अफ्रीका की बात करूं तो गैबोन हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, युगांडा, केन्या, सोमालिया हो गया। वहीं हम साओ टोम और प्रिंसिप, यह एक द्वीप देश है, ठीक है। एशिया की बात करूं तो मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया और किरीबाती हो गया, ठीक है। इसके बाद भी मैंने आपसे कुछ नहीं छोड़ा, ये देखो मुख्य बिंदु में लिख दिया है। 0 डिग्री अक्षांश क्या कहती है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। यकीन मानिएगा इतना डिटेल से आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सारी डिटेल पता है मैं किस अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। मतलब जैसे अगर आपने पढ़ा हो, आई होप आपने पढ़ा होगा, एक महेश वर्णवाल की किताब आती है, महेश वर्णवाल की किताब आती है, वर्णवाल की, ठीक है। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है टोटली, ठीक है। ये किताब बहुत अच्छी है अगर आप ज्योग्राफी को अच्छे से तरीके से पढ़ना चाहते हैं मेरे भाई, ठीक है। एचएसएससी में तो इंडिया जीके इतनी आती नहीं है, वरना डिटेल से आपको इंडिया जीके कराता। इन फ्यूचर में अगर कभी हम शुरू करेंगे ना एसएससी या फिर रेलवे की,
या फिर दिल्ली पुलिस की करेंगे तो दिल्ली पुलिस की, ठीक है। उसके अंदर जो है हम यहाँ पर डिटेल से ये सारी चीज़ें देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए ये पढ़ लेना आप। अफ्रीका महाद्वीप में जो है ये अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा जो है, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा जो है गुजरती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया भारत का एक राज्य है जिससे कर्क रेखा दो भागों में नहीं बांटती है, ठीक है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको जो है कर्क रेखा दो भागों में नहीं बांटती है। अभी हमने देखा कि कर्क रेखा मतलब फॉर एग्जांपल जो है भारत का ये है, ठीक है, ये भारत का जो है नक्शा हो गया। अब भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है मेरे भाई, ठीक है। भारत के बीचों बीच से जो है कर्क रेखा जाती है। तो ऐसा कौन सा राज्य है इनमें से जो है दो भागों में नहीं बांटती है जिसको कर्क रेखा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और ये भी आप याद रखना, जो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है मेरे भाई, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहां पे डिटेल से लिख दिया गया है कर्क रेखा यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश पर स्थित है और भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। गुजरने वाले राज्य तो आप याद रखना, गुजरात से होकर गुजरती है कर्क रेखा, राजस्थान से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम मेरे भाई, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। उसके बाद ओडिशा की स्थिति आप देख लेना, छोड़ दो ओडिशा को, ठीक है। ये दक्षिण में स्थित है, या सबको पता है, ठीक है। मकर रेखा की बात करूं तो दक्षिणी गोलार्ध में 23 मिनट दक्षिणी, 23 डिग्री 30 मिनट साउदर्न अक्षांश पर स्थित एक महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा है। यह रेखा कुल 10 देशों से, 3 महाद्वीपों से और 3 जल निकायों महासागरों से होकर गुजरती है। सब चीज यहाँ पर लिखी गई है, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। और पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे भाई, ठीक है। इतना सब पढ़ के ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, यकीन मानिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा है। तो भारत का जो केंद्रीय देशांतर रेखा है वो क्या हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भारतीय मानक समय यहां पर बोला गया है IST, भारतीय मानक समय, मानक समय इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, IST को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। वो क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व जो है ये भारत का समय हो जाएगा। और जो भारत का पूर्वी राज्य है, पूर्वी राज्य किसकी मैं बात कर रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की। और भारत का सबसे पश्चिमी जो राज्य है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा गुजरात मेरे भाई। इन दोनों के समय में टाइम का कितना अंतर है, तो कितना अंतर है टाइम का, लगभग 2 घंटे का अंतर है मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखना, पूछा गया 2 घंटे का जो है समय अंतराल इनके बीच में है मेरे भाई, ठीक है। मानक याम्योत्तर की बात करूं तो भारत ने 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को अपना मानक याम्योत्तर जो है माना है। इस रेखा पर होने वाले समय को पूरे देश का जो है मानक समय माना जाता है। हमारे यहाँ पर जो एक ही मानक समय है, अमेरिका जैसे देश में तो पता नहीं 6, 8, 8, 10, पता नहीं कितने कितने मानक समय है, ठीक है। स्थान की बात करूं तो याद रखना, यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का ही, कहीं आपको इलाहाबाद या प्रयागराज के नैनी का भी उल्लेख मिलता है, से होकर गुजरती है मेरे भाई, ठीक है। अब याद रखना मानक समय से कितने राज्य होकर गुजरते हैं, 5 राज्य से होकर गुजरते हैं, ठीक है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है ना, वो 5 राज्य से होकर गुजरती है। 5 राज्यों के नाम जरूर याद रखना, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया मेरे भाई, ठीक है। और हम GMT यानी कि ग्रीन मीन टाइम से कितने आगे हैं, 5.5 घंटे हम आगे हैं मेरे भाई। यहां तक आई होप सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध जो है इनको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। उष्ण कटिबंध क्यों बोला जाता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंध बोला जाता है। विशेषता की बात करूं तो इस क्षेत्र का सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, मतलब जो मिडल पार्ट होता है ना, वहां पर हीट जो है सबसे अधिक पड़ती है सूर्य की मेरे भाई, ठीक है।
आइए यहाँ से देख लेते हैं। ये देखो उष्ण कटिबंध के बारे में बताया गया है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। विशेषता यहाँ से पढ़ लेना। विस्तार की बात करूँ, पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा और यहाँ वर्षावन अधिक पाए जाते हैं भाई, ठीक है। तो भारत के मिडल में जो है सबसे ज़्यादा जो है गर्म हिस्सा होता है, जहाँ पे सूर्य सबसे अधिक पड़ता है, सूर्य की रोशनी सबसे अधिक पड़ती है, और यहीं पर जो है वर्षावन यानी कि रेन फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध के बारे में यहाँ से लिख दिया है, और शीत कटिबंध के बारे में भी ये पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है, आपके पढ़ने के लिए लिखा गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 में क्या बोला गया, कोयला किस प्रकार का चट्टान है। तो कोयला किस प्रकार का चट्टान हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर कोयला आगे तो नहीं होएगा, कायांतरित, ऑप्शन नंबर डी, हाँ ठीक है, अवसादी चट्टान हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, आग्नेय चट्टान की बात करूं तो आग्नेय चट्टान किससे बनती है भाई, मैग्मा या लावा के ठंडे होने से। ठीक है, मैग्मा या लावा के ठंडे होने से बनती है। इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखना, पूछता है मेरे भाई, ठीक है। ग्रे नाइट हो जाएगा, ठीक है, ग्रे नाइट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा, ठीक है। रूपांतरित चट्टान यानी कि कायांतरित चट्टान के बारे में क्या याद रखेंगे, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे, जब आग्नेय या अवसादी चट्टानों पर अत्यधिक ताप और दबाव बढ़ता है तो वे अपना रूप जो है बदल लेती है मेरे भाई, ठीक है। जैसे चूना पत्थर से संगमरमर बनता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको कायांतरित चट्टान बोलते हैं या फिर रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, कोई बात नहीं, मुझे पता है नहीं आई समझ में, दोबारा बता देता हूं। देखो, कायांतरित और रूपांतरित चट्टान क्या होती है, जब आग्नेय या अवसादी चट्टान है ना, इनके ऊपर अत्यधिक ताप बढ़ता है या फिर दबाव बढ़ता है तो वे अपना जो है रूप जो है ना वो बदल लेती है। यानी कि जो संगमरमर होता है ना, जो चूना पत्थर होता है, उससे जब संगमरमर बन जाएगा तो वो अपना रूप चेंज कर लेगा। बस यही जो है कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टानें होती है मेरे भाई, ठीक है। यहां से अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ लेना। अवसादी चट्टानें क्या होती है, इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमा होने से यानी कि सेडिमेंट जो रॉक्स होती है ना, उनके दबाव के कारण होता है मेरे भाई, ठीक है। आग्नेय के बारे में ऊपर बता दिया, और रूपांतरित के बारे में भी बता दिया मेरे भाई, ठीक है। जीवाश्म यहां से पढ़ लेना, आग्नेय चट्टान भी लिख दिया है, कायांतरित रूपांतरित चट्टान भी, सब कुछ लिख दिया है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, इक्वाडोर का चिम्बराजो ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है। तो इक्वाडोर का जो ज्वालामुखी है ना, जिसका नाम है चिम्बराजो, वो किस श्रेणी में आता है, शांत में आता है, सक्रिय में आता है, प्रसुप्त में आता है। प्रसुप्त का मतलब क्या होता है, काफी सालों से सोया हुआ है। सक्रिय का क्या मतलब है, एक्टिव है, यानी कि उसके अंदर लावा निकल सकता है मेरे भाई। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इक्वाडोर का जो चिम्बराजो ज्वालामुखी है, ये शांत श्रेणी के अंतर्गत आता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। भारत के बारे में बता देता हूं, लिखा है क्या यहाँ पे भारत के बारे में, ये देखो लिखा है भारत के बारे में। हम देखते हैं, भारत के सभी ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मुख्य रूप से 2 प्रमुख ज्वालामुखी द्वीपों का उल्लेख मिलता है। मतलब पूरे भारत के अंदर जितने भी ज्वालामुखी है ना, वो सिर्फ एक ही के अंतर्गत मिलते हैं। कौन से द्वीप समूह, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत मिलते हैं भाई। 2 मुख्य ज्वालामुखी है, कौन कौन से, एक तो बैरन द्वीप हो गया और एक नारकोंडम द्वीप हो गया, ठीक है। प्रकार की बात करूं तो यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि ये एक्टिव है मेरे भाई, ठीक है ना। एक्टिव का मतलब क्या है, यहां से निकलता रहता है भाई लावा, ठीक है। स्थान की बात करूं तो यह अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तथ्य की बात करूं तो इसमें लंबे समय के बाद 1991 में उद्गार हुआ था, और तब से यह समय समय पर सक्रिय रहा है मेरे भाई, ठीक है। नारकोंडम द्वीप की बात करूं तो प्रकार इसे प्रसुप्त या मृत ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा जाता है। अब प्रसुप्त या फिर मृत ज्वालामुखी का यह मतलब नहीं है कि ये डेड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी इनके अंदर से भी लावा निकल सकता है। लेकिन यह है कि पिछले कई सालों से, यानी कि 50, 60, 70, 80 सालों से जो है इनके अंतर्गत जो है लावा नहीं देखा गया, इसीलिए इनको जो है प्रसुप्त या मृत ज्वालामुखी की श्रेणी में बोला जाता है। यहाँ पे स्थान पढ़ लेना, विशेषता पढ़ लेना, ज्वालामुखी का कारण भी पढ़ लेना, ठीक है। ज्वालामुखी का कारण क्या है, ज्वालामुखी बर्मा टेक्टोनिक प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराव वाले क्षेत्र में स्थित है, जिसे अंडमान ट्रेंच क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां से दक्कन ट्रैप पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ना जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। जैसे डरना जरूरी है ना, वैसे ही पढ़ना भी जरूरी है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 में क्या बोला गया है, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है। तो किलिमंजारो जो है साउथ अफ्रीका में हो जाएगा, यानी कि अफ्रीका के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। माउंट किलिमांजारो की बात करूँ तो यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। देश की बात करूँ तो यह पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित है। प्रकार की बात करूँ तो यह एक प्रसुप्त या शांत ज्वालामुखी पर्वत है। विशेषता भूमध्य रेखा के पास स्थित होने के बावजूद इसकी अत्यधिक ऊंचाई लगभग 5895 मीटर के कारण इसकी चोटी साल भर बर्फ से जो है ढकी रहती है। एशिया की बात करूँ तो यहाँ का सबसे प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत जापान का माउंट फूजी है मेरे भाई। ठीक है, अगर एशिया के ज्वालामुखी की बात करेगा ना तो आपको बताना पड़ेगा पर्वत एशिया का सबसे प्रमुख जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है, माउंट फूजी है, जो कि जापान के अंतर्गत है मेरे भाई। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की बात, अब ये कहाँ से आई, ऊपर लिखा पड़ा है मेरे भाई, ये देखो कहाँ गया ये, अरे कहाँ गया, ये रहा देखो, एशिया लिखा है ना, एशिया में क्या आ जाएगा, जापान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका लिखा रखा है, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका लिखा है, यही चीज यहाँ पे लिखेगी। ये देखो, एशिया का सबसे प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा, माउंट फूजी हो जाएगा, जो कि जापान के अंदर अवस्थित है। उत्तरी अमेरिका का ज्वालामुखी माउंट शास्ता और माउंट रेनियर जैसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे ज्वालामुखी है, लेकिन ये ऐसे प्रमुख ज्वालामुखी है जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, बताइए माउंट शास्ता या फिर माउंट रेनियर ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है, तो आप बताएंगे उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। ऐसे ही विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो कि ओजस डेल सालाडो और कोटोपैक्सी है, कहां पर है, दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत जो है ये ज्वालामुखी एक्टिव है मेरे भाई। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला पार्ट था जो यहां पर फिनिश होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे लिए एक ही काम करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है मेरे भाई। ठीक है, सबके साथ शेयर कर देना जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हो, थोड़ा सा आप मेरे लिए जो है किया कीजिए मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।